हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवेंद्र श्रीवास्तव है और हम जो टॉपिक्स कवर कर रहे थे डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए यूनिट 4 कवर कर रहे थे सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसमें हमने सेंट्रॉइड की बात कर ली थी। सेंट्रॉइड क्या होता है, उसमें न्यूमेरिकल्स लगा लिए थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें पहला टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, और फिर सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है, और फिर दो थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे आज, पैरेलैक्स थ्योरम और परपेंडिकुलर थ्योरम। और लास्ट में जो स्टैंडर्ड फिगर्स होंगे, जैसे हमने सेंट्रॉइड के साथ किया था, उसका टेबल हम बनाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके इन टॉपिक्स को देखते हैं। तो हम बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हिंदी में जड़ आघूर्ण कहते हैं। तो अगर बात की जाए तो इसको हम दो तरीके डिफाइन कर सकते हैं। हम एक बार बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास के टर्म्स में बात करेंगे, एक बार हम एरिया को देखते हुए बात करेंगे। ठीक है, तो जब मास के टर्म्स में बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है MI/RI²। इसका मतलब है, यहाँ पे सिग्मा लगा हुआ है, इसका मतलब आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल, एक बॉडी में मल्टीपल सेक्शन हमने डिवाइड कर रखे हैं, उसका मास m1 है और रेडियस r1 है किसी एक्सेस से। ठीक है, तो हम इसको m1 r1² m2 r2² डैश 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 n तक ये बात लिख सकते हैं। ऐसे हम एरिया की बात की जाए, एरिया के यहाँ पे एरिया की टर्म्स में बात की, जहाँ मास यूज हुआ है वहां पे हम एरिया लिखेंगे। और इसका भी फॉर्मूला आपका A1 r1² A2 r2² डैश डैश डैश, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। समेशन क्या बताता है कि इन सब का ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी kg/m², इसकी यूनिट होगी m/4। ठीक है, तो एक्चुअल में मास और एरिया दिखा क्या रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई बॉडी है और वो किसी एक्सेस के अबाउट घूमना चाहती है, जैसे हमने मान लिया कि ये जो रॉड है, इसका आपका मार्कर है, मार्कर इस एक्सेस के अबाउट क्या करना चाहता है, घूमना चाहता है। तो ये एक एक्सेस हो गया, और ये जो है बॉडी में मल्टीपल पॉइंट्स होंगे जहां पर हम बात कर सकते हैं, जहां पर उसका क्या होगा, मास होगा। ठीक है, तो मास के साथ उसकी हर मास की एक पॉइंट के साथ दूरी है, उस एक्सेस के साथ वो कितना रोटेशन अलाउ कर रहा है, कितनी स्पीड से घूम रहा है, वो हमें अलाउ कर पता लगेगा कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है एक्सेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताता क्या है कि ये रेजिस्टेंस या विरोध करता है ऑफर्ड बाई द बॉडी अगेंस्ट रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सेस। ठीक है, कि अगर कोई बॉडी अगर घूमना चाह रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। अगर उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा क्या करेगा, वो विरोध करेगा उसको घूमने के लिए उस एक्सेस के अबाउट। ठीक है, और एरिया के टर्म्स में बात की जाए, ये क्या बताता है, इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ सेक्शन अगेंस्ट अ बेंडिंग। ठीक है, जैसे हमने बीम्स के बारे में पढ़ा था, तो अगर हमने एक चीज बीम को देखा है, तो बीम में क्या होता है कि दोनों एंड पर एक पतला टाइप का बीम मान लिया, इस तरीके से रखा हुआ है, और आप यहाँ बीच में खड़े हो जाएं, तो बीम क्या होती है, ज्यादातर केसेस में इस तरीके से बेंड हो जाती है। ठीक है, तो कोई बीम क्या होती है, बेंड नहीं होने देना चाहती है, कोई बीम इजीली बेंड हो जाएगी। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है, अगर जिसका भी मोमेंट ऑफ इन टर्म्स ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, तो उसके अबाउट क्या होगा, बेंडिंग कम होगी या निग्लिजिबल होगी। ठीक है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो बेंडिंग इजिली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरिया के टर्म्स में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बात की जाती है, इसी को हम सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया बोल देते हैं। ठीक है, तो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या है, यही चीज है। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि अगर मास के टर्म्स में बात की जाए तो मास क्या बताता है, जैसे कोई बॉडी को हमको आगे की तरफ बढ़ाना हो, तो अगर जिस बॉडी में जितना मास है उतना ही ज्यादा हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है उस बॉडी को खिसकाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। सेम चीज अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सेस के अबाउट ज्यादा है, तो उसमें क्या उतना ही उसका रेजिस्टेंस होगा घूमना ना देने का। ठीक है, जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा क्या होगा, वो घूमने को अलाउ नहीं करेगा। लेकिन जब एरिया की बात करेंगे तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं कि बेंडिंग अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, ये ज्यादातर केसेस में सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है या इन टर्म ऑफ एरिया है, ये बीम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि कौन सी बीम कितनी मजबूत है, तो उसमें बेंडिंग का बहुत ज्यादा रोल आता है। ठीक है, तो अभी हम पहले इन टर्म्स ऑफ मास के अबाउट डिस्कस कर लेंगे, फिर एरिया के टर्म्स में भी बात करेंगे। ठीक है,
तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि हमने एक बॉडी है, किसी एक्सिस के अबाउट घूमना चाह रही है, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, बॉडी घूम रही है, ठीक है। और इसमें मल्टीपल मासेस मान रखे हैं m1, m2, m3, m4, m5, और इसकी जो रेडियस है r1, r2, r3, r4, r5 है। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हम लिखेंगे I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, m4 r4 स्क्वायर, m5 r5 स्क्वायर, ठीक है। तो इस बॉडी का अगर टोटल मास हमने मान लिया, इस बॉडी का टोटल मास इसका कैपिटल M है, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस बॉडी का टोटल मास माना M, तो इसका कोई ना कोई एक सेंट्रॉइड मिलेगा, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं हम COG। उस एक्सिस के अबाउट हम रेडियस डिस्टेंस मान लेंगे R की R है। तो इसको एक साथ अलग अलग ना लिख के हम इसको क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू टोटल मास M इंटू रेडियस R। तो mr स्क्वायर आप इस तरीके से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। अगर हमें डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना है कि मान लीजिए किसी बॉडी में हमने छोटा सा एक मास माना है और उसको इंटीग्रेट करके कैसे लिखेंगे, जो कि हमें यूज आएगा कि आगे चल के हम उसका इस्तेमाल किस में डेरिवेशन में कर पाए, तो वहां पर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम इंटीग्रेशन फॉर्म में भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। लेकिन इसका पूरा जो यूज है आपका रोटेशन में है कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसमें जिस एक्सिस के बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसके अबाउट क्या है, वो बहुत मुश्किल से घूमना चाहेगी या बहुत ज्यादा हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा उस एक्सिस के अबाउट बॉडी को घुमाने के लिए, ठीक है। सेम चीज आपकी बात की जा सकती है कि हमें किसी रॉड को घुमाने के लिए, अगर ये इस चीज को घुमाने के लिए हमको बहुत कम टॉर्क चाहिए होता है कि इजीली घूम जाएगा, लेकिन किसी पहिए की बात की जाएगी कि पहिया कैसे घुमाया जाएगा, उसमें ज्यादा टॉर्क चाहिए हो। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कम है, उसका ज्यादा है, ठीक है। आपको इस टर्म से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया की बात कर लेते हैं। सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इस केस में कई बार आपको जो इस टॉपिक पूछा जाता है कि सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है क्या, इसी को हम इंपॉर्टेंट देंगे। इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोल दिया जाता है इन टॉपिक्स में कि बीम्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही आपका सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है, ठीक है। तो इसमें हम आपसे स्टार्टिंग में बात ये कर लेते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स हमने पढ़ रखा था चैप्टर 2 में कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ से हम यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे उसको समझते हैं। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या मतलब है कि फोर्स को किसी एक डिस्टेंस के साथ r की डिस्टेंस है, वहां से क्या है बॉडी को, अगर कोई जैसे कि मान लेते हैं आपका दरवाजा है, तो दरवाजा के हैंडल आपका कॉर्नर पर लगा होता है, तो हम फोर्स लगाते हैं और वो डिस्टेंस होती है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फोर्स के साथ, उससे मल्टीप्लाई करके हमें मोमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो हम इसको क्या कह पाएंगे, तो ये तरीके से हमारा क्या है ये, इसको हम फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। इसको बोलेंगे फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स। क्यों बोल रहे हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि यहाँ पर एक बार डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया गया फोर्स को, तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर हमने इसी को एक बार डिस्टेंस से और मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, F इंटू आर को हमने एक बार और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा F R स्क्वायर, जो कि है क्या, इसको बोलेंगे सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अगर हमने फोर्स को इफ वी रिप्लेस, अगर हमने फोर्स को रिप्लेस कर दिया एरिया से, तो हमको क्या मिल जाएगा, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है, जो कि क्या बन जाएगा AR स्क्वायर। इसको हम सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं। इसका एक कोरिलेशन है कि हम मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा क्या था, वहां से हम इस चीज को हम बात कर सकते हैं, ठीक है। इसको आने वाले टॉपिक्स में हम सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया के क्वेश्चंस, और एक बात और इम्पोर्टेंट है इस केस में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे हमने आपको मास के टर्म में इंटीग्रेशन फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ फोर्स के केस में, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया के केस में, यहाँ पे R स्क्वायर DA होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको डेरिवेशन के लिए इस्तेमाल होगा। तो I इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी ए के फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक एक्सेस के फॉर्म में पढ़ते हैं कि जैसे हमने जब बात की थी कि किस एक्सेस के ओर बॉडी रोटेट कर रही है, क्या किस एक्सेस के ओर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं इस एक्सेस के ओर हमें आई एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। यहाँ पे दो एक्सेस हैं, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मान लेते हैं एक छोटा सा एरिया हमने कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, ये छोटा सा एरिया है जहाँ से जो दूरी है इसमें y है और यहाँ से x है। तो हमें अगर आई एक्स एक्स चाहिए, मतलब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो यहाँ परपेंडिकुलर दूरी कौन सी है, y है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आप इस्तेमाल करेंगे वो वाई स्क्वायर डी ए होगा। ठीक है, ये स्मॉल एरिया का एरिया डी ए है। ठीक, और आई एक्स एक्स आई वाई वाई होगा तो परपेंडिकुलर दूरी क्या है, x है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर डी ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही बात कर रखी थी सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया में हम वो परपेंडिकुलर दूरी की बात कर रहे हैं। वो परपेंडिकुलर दूरी है क्या, आई वाई वाई में x है और आई एक्स एक्स के केस में y है। तो उस केस में आपको इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया जो है उसको हम टेबल के फॉर्म में बात कर लें, कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स की बात कर लेते हैं। पहला जो शेप है, पहले कॉलम में शेप, फिगर, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में उसका जो नीचे का पोर्शन है उसकी चौड़ाई ब्रेथ b है, हाई ऊंचाई h है। ठीक है, और यहाँ पे हमने बात कर रखी है प्लेनर बॉडी है, यहाँ पे दो एक्सेस होंगी, जिस एक्सेस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा। तो यहाँ पे पहला जो एक्सेस है हम मान लेते हैं यहाँ पर इसके सेंट्रॉइड से, मतलब सेंट्रॉइड से गुजर रहा है। ठीक है, और ये एक्स एक्स है। ठीक है, तो इसको हम आई एक्स एक्स लिखेंगे। तो आई एक्स एक्स का फॉर्मूला जो होता है वो आपका बनेगा बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12। ठीक है, और अगर हमें आई वाई वाई सेंट्रॉइड से ही चाहिए, सेंट्रॉइड हमें पता है क्या होता है, वाई वाई के अबाउट चाहिए, तो आई वाई वाई होगा हमारा एच बी क्यूब बाई 12। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है, इसमें एक का क्यूब है, दूसरे का सिंपल पावर के साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो जैसे आई एक्स एक्स की बात की जाती है तो एक्स एक्स के केस में हमें ये देखना है एक्स एक्सेस किस चीज को काट रही है, एच को काट रही है तो उसका हमें क्यूब कर देना है। और अगर वाई एक्सेस को देख रहे हो यहाँ पे किस चीज को काट रही है, बी को काट रहा है, तो यहाँ पे बी का क्यूब होगा। सिंपल इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर दूसरे केस की बात की जाए, अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में हम किस तरीके से याद रखेंगे, तो ट्रायंगल के केस में आपका जो फिगर होता है ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर ये इस तरीके से बनेगा, बेस इसका बी है, हाइट इसकी h है, और हमको पता है इसका सेंट्रॉइड h/3 b/3 पे आता है। तो उस एक्सिस के अबाउट ये मान लेते हैं यहाँ पर है कहीं, तो यहाँ पर अगर x एक्सिस है, इसका x एक्सिस मान लिया है, तो i एक्सिस इस केस में जो होगा वो हमारा, यहाँ पे फिर से देखेंगे b पैरेलल है, h को काट रहा है, तो यहाँ पे BH क्यूब बाई 36 आ जाएगा। ठीक है, और अगर वाई वाई की बात की जाएगी तो वाई वाई क्या हो जाएगा, एच बी क्यूब बाई 36। सिंपल है, इस तरीके से आप इस चीज को याद कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल ट्रायंगल का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो तीसरा शेप है हमारा सर्किल। तो सर्किल का डायमीटर डी है, इसके सेंट्रॉइड से एक्स एक्स और वाई वाई क्रॉस हो रहा है, तो इसका जो आई एक्स का फॉर्मूला होता है, सेंटर से क्रॉस होते हुए आई एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा पाई वाई 64 डी की पावर 4। आई वाई वाई भी सेम होता है, जो आएगा पाई वाई 64 डी की पावर 4। ठीक है, कि बॉडी सिमेट्रिक है तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम ही आएगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं आई एक्स एक्स और आई वाई वाई का। तो ये कुछ 3 स्टैंडर्ड फिगर्स थे, इसकी हेल्प से हम आने वाले कंपाउंड सेक्शन के किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। जैसे हमने सेंट्रॉइड के केस में भी देखा था कि सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करते थे, हम इंडिविजुअल का पता होता था, उसके अकॉर्डिंग हम अपने फॉर्मूले जो लगाते थे और हम एक कंबाइंड सेक्शन का बॉडी का सेंट्रॉइड फाइंड कर लेते थे विद द हेल्प ऑफ जो हमने टेबल याद कर रखी थी। ऐसे ही हमें इस चीज का भी याद करके बाकी चीजों को भी निकालना होगा। ठीक है, तो
तो हम बात कर लेते हैं कि पैरेलैक्स थ्योरम क्या होता है, इससे इसकी मदद से हम क्या करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए एक बॉडी है जिसका सेंट्रॉइड जी है और आई एक्सिस उसके अबाउट सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, और हमें किसी और एक्सिस के अबाउट आई एल एम जो कि सेंट्रॉइड से पास नहीं हो रहा है उसके अबाउट निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आई एक्सिस के बारे में पता है, सेंट्रॉइड का है वो भी पता है, और इन दोनों एक्सिस के बीच की दूरी भी पता है हमें कि एच है, और आई एल एम के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इस केस में पैरेलल थ्योरम क्या कहती है कि ये दोनों एक्सिस कैसी हैं, पैरेलल हैं, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बीच वो दोनों के बीच में दूरी पता है, इसका एरिया भी पता है, टोटल एरिया भी पता है क्या है। ठीक है, इसका एरिया जो है वो ए है। ठीक है, तो आई एल एम कैसे निकालेंगे, आई एल एम इस एक्सिस के अबाउट क्या बोलेंगे, आई एक्स एक्स प्लस एरिया ऑफ द बॉडी इंटू डिस्टेंस एच स्क्वायर। इसकी हेल्प से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से आई एल एम किसी और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसको कई बार हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, आई एल एम और आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। आई जी का मतलब क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस का उसकी सेंट्रॉइड के अबाउट हमें पता होना चाहिए, किसी और एक्सिस के अबाउट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इस इक्वेशन की हेल्प से किसी और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो स्टेटमेंट है उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना, तो लैमिना की बात करें किसी भी एक्सिस के अबाउट उसी प्लेन में लैमिना के इक्वल किसके इक्वल होगा, सम यो के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल सेंट्रॉइड एक्सिस, इसकी बात की जा रही है इन द प्लेन ऑफ लैमिना, एंड द प्रोडक्ट किस चीज का, जो कि गुणा करना है, ऑफ एरिया का ऑफ लैमिना एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस का जोड़ के आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस केस में हम किसी भी एक्सिस का उसी प्लेन के अकॉर्डिंग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। तो हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। यहाँ पर जो बात की जा रही है, जैसे पहले एक्सिस थ्योरम की बात की जा रही थी, तो वहाँ पर दो रेखाएं समांतर है, उस केस में किस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वहाँ बात कर रहे थे। अगर इस केस में क्या है कि हम बात कर रहे हैं जब आपकी जो परपेंडिकुलर थ्योरम का मतलब है कि जब आपकी जो एक्सिस है परपेंडिकुलर है, मतलब सारे के सारे जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री बन रहा है। तो उस केस में क्या करना है, तो यहाँ पे एक बॉडी दे रखी है जिसका एरिया फिर से ए है। ठीक है, और यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड यहाँ कहीं पे आ रहा है, और इसकी एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और हमें किसके अबाउट पता करना है, इस जेड एक्सिस में अंदर जाती हुई जो एक्सिस है इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। तो यहाँ पे आई एक्स एक्स है, वाई है, और जेड है। ठीक है, एक्स ऐसे में वाई खड़े हैं, जेड अंदर जाते हुए। तो इस केस में आई जेड क्या हो जाएगा, आई जेड दो बाकी दो जो प्लेनर बॉडी है उस प्लेन में जो कर रहा है उस एक्सिस में क्या हो जाएगा, उन दोनों का सम कर देना है, आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी आउट ऑफ द प्लेन एक्सिस पे हम आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मान लो हमने यहाँ पे एक्स बॉडी इस तरीके से रखी है और यहाँ पे एक्स जेड प्लेन में रखी है, तो एक्स जेड प्लेन में रखी है तो अंदर जाता हुआ जो एक्सिस होगा वो वाई एक्सिस होगा, तो आई वाई बाकी दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आप ये चीज़ याद रखेंगे तो इजीली हम ये चीज़ लिख पाएंगे, और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं कि बस यहाँ पर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा, और तीसरी एक्सिस जो आउट ऑफ द प्लेन है एक्सिस उसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को जोड़ के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो यही है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, किसी एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, किसी प्लेन के परपेंडिकुलर का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, वो क्या होगा, वो इक्वल होगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ पे कौन सी है, एक्स एक्स वाई वाई इन दी प्लेन में, मतलब प्लेन में कौन कौन सी एक्स एक्स और वाई वाई, तो आई जेड आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के बराबर
होगा। ठीक है, तो हमने पैरेलल थ्योरम पढ़ ली, म्यूचुअली आपकी परपेंडिकुलर थ्योरम पढ़ ली, टेबल पढ़ रखा है। अब हम कुछ इसका एप्लीकेशन पढ़ लेंगे, किस किस के तहत हम ये बोल पा रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके माध्यम से हम निकालते हैं। ठीक है, उसको हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो एक ये रेक्टेंगल है जिसका बेस ब्रेथ बी है, हाइट h है, और हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के ओर चाहिए, ए बी और सी डी, मतलब ए बी इस एक्सिस के ओर और सी डी इस एक्सिस के ओर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमें कौन सी थ्योरम लगानी है, कि पैरेलल थ्योरम लगानी है या परपेंडिकुलर थ्योरम लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ये फिगर देखा है कि हमने इसको टेबल में पढ़ रखा था कि हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट एक्स के अबाउट मतलब सेंट्रॉइड से पास होते हुए, सेंट्रॉइड से डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पर हमें पता है। यहाँ से अगर बात की जाएगी, यहाँ पे अगर सेंट्रॉइड यहाँ पे होता है तो सेंट्रॉइड हमने बताया था कि इसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो बीचों बीच में होता है, मतलब b/2। यहाँ से अगर बात की जाएगी तो b/2 पे, और यहाँ पे इधर से बात की जाएगी तो h/2 पे आएगा। ठीक है, इतनी हमने बात कर रखी थी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें आई भी निकालना होगा, तो हमें यहाँ पर आई एक्स पता है, आई एक्स क्या होगा यहाँ पर, ये फॉर्मूले से पढ़ रखा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि किस एक्सिस को ये किस साइड को काट रहा है, एच को काट रहा है, तो 1/12 BH³ हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला था, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। अब हमें किसके अबाउट निकालना, ए बी के अबाउट। तो आई ए बी के अबाउट निकालने के लिए तो हमें पता करना पड़ेगा कि ये कौन सी थ्योरम लगेगी। इस एक्सिस के अबाउट पता है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो पहले थ्योरम की बात हो रही है। तो पहले थ्योरम क्या होगा, आई ए बी इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस एरिया इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है इन दोनों एक्सिस के बीच में, h/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पहले थ्योरम लगाई है, उसके माध्यम से ये निकाला है। अब इसका इस पूरी बॉडी का एरिया कितना है, एरिया रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, V/H। ये भी हमको पता है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे BH³/12 प्लस एरिया BH²/4, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा BH³ कॉमन आ सकता है, 1/12 प्लस 1/4। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे BH³ 12 1 3 4 प्लस 3, तो यहाँ से आई ए बी BH³/3 आ जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा BH³ 4/12 4 3, तो BH³/3 आपका ए बी BH³/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ICD क्या आएगा, ICD में भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेम चीज, क्योंकि इस एक्सिस का आउट निकालना है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, ये भी h/2 होगी। ठीक है, तो सेम चीज आपको यहाँ पर भी CD की भी वैल्यू, ICD की भी वैल्यू क्या, BH³/3 ही आएगी। इसको आप लगा के देख लेना तो सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना आई एक्स बदलेगा, ना एरिया बदलेगा, ना डिस्टेंस बदली है। ठीक है, तो इस केस में आपका BH³/3 ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम पहले थ्योरम की मदद से यहाँ पर हम रेक्टेंगल का किसी और साइड के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। इस फिगर में भी सेम चीज है कि हमें IBC इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर इसके सेंट्रॉइड के अबाउट पता होता है। फिगर्स में आपको देख रखा है, यहाँ आई एक्सिस मान लेते हैं, तो यहाँ पे सेंट्रॉइड यहाँ कहीं है, तो आई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या होता है, आई एक्स एक्स आ जाएगा आपका BH³/36। ठीक है, तो ये हमको पता है। एरिया क्या है इसका एरिया है हाफ बेस इंटू हाइट, ये हमने बात कर रखी है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रॉइड से एक्सिस पास हो रही है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, h/3। ये हमने सब बात कर रखी है सेंट्रॉइड के केस में। तो यहाँ पर BC के अबाउट हमको चाहिए, तो IBC पहले जो सम लगाएंगे, IBC के अबाउट चाहिए, तो IXX प्लस एरिया इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, h/3 का होल स्क्वायर। तो IXX कितना है यहाँ पे, BH³/36
प्लस एरिया कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट इंटू एच स्क्वायर बाई 9। इसको और सॉल्व करेंगे तो बी एच क्यूब बाई 36 प्लस बी एच क्यूब बाई 18 टू द 18। इसको सॉल्व करने के बाद आई बी सी बी एच क्यूब 36 1 प्लस 2 3, ये बन जाएगा 3 डिवाइड बाई 36 1 बाई 12। तो आई बी सी आ गया आपका बी एच क्यूब बाई 12। ये काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है कि बेस के अबाउट ट्रायंगल में क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप याद भी कर सकते हैं, बेस के अबाउट बी एच क्यूब बाई 12 आता है, जो कि रेक्टेंगल वाला केस है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस तरीके से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कि अगर आपको कोई एग्जाम्पल पूछा भी जाए कि हाउ टू एक्सप्लेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाउ टू एक्सप्लेन पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए आप इस तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको सॉल्व अपने क्वेश्चन के फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या है, सर्किल है और हमें आई जेड जेड के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड यहाँ पर होता है, सेंटर पे एक्स वाई प्लेन में ये लेमिना एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें आई जेड जेड फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखा जाएगा एक्स वाई और इस जेड एक्सिस के अबाउट हमें क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा इंडिकेशन मिल रहा है कि हमें कौन सी एक्सिस थ्योरम इस्तेमाल करनी है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पर आई जेड जेड आउट ऑफ द प्लेन है, तो आई जेड जेड क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ठीक है, और आई एक्स एक्स क्या था, हमने टेबल में पढ़ रखा है सर्किल में, अगर पाई बाई 64 डी की पावर 4, अगर आपका डायमीटर डी है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाई 64 डी की पावर 4 होता है, और आई वाई वाई भी सेम होता है, पाई बाई 64 डी की पावर 4। तो इस केस में आई जेड जेड आ जाएगा पाई बाई 32 डी की पावर 4। ठीक है, इस तरीके से हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल में हो चाहे वो ट्रायंगल में हो। दोनों ही केस में आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के माध्यम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख भी पा रहा होगा कि किस तरीके से हम आई जेड जेड और आई वाई वाई और आई एक्स एक्स की मदद से आई जेड जेड निकाल पाते हैं। ठीक है, तो हमने जो आज की क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है, और उसका टेबल कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स के साथ, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम विद एग्जांपल्स, हमने इन चीज़ों को समझा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो आएगी उसमें हम डेरिवेशन और कुछ कंपोजिट्स बॉडी का LTI सेक्शन का कि किस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।